अगर आप एक ऐसा एनिमे ढूंढ रहे हो जो आपके रिवेंज, मॉरलिटी और ह्यूमन बीइंग की परिभाषा को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दे, तो विनलैंड सागा आपको वॉच करना चाहिए। और मैं एक्सैजरेट नहीं कर रहा जब कहता हूं कि ये एनिमे ही नहीं, बल्कि स्टोरी टेलिंग के ग्रेटेस्ट वर्क्स में से एक है। आज हम डीप डाइव करेंगे कि विनलैंड सागा को क्या स्पेशल बनाता है, सिर्फ एक हिस्टोरिकल एनिमे नहीं, बल्कि एक माइंड पीस, सेटिंग और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। विनलैंड सागा के स्टोरी और कैरेक्टर्स के बारे में बात करने से पहले हमें इसकी दुनिया को समझना होगा। हम वाइकिंग एज की बात कर रहे हैं, रफ्तार 1000 एडी। ये उस रोमांटिसाइज्ड वाइकिंग वर्जन नहीं है जो आप वीडियो गेम्स में देखते हो। ये ब्रूटल है, कोल्ड है और सब कुछ में अनसर्टेन है। सीरीज एक मैसिव वॉर के बीच में शुरू होती है। डेनमार्क और इंग्लैंड एक ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हैं। वाइकिंग मर्सेनरीज लैंड्स में घूमते हैं, सोल्जर्स के रूप में हायर किए जाते हैं। स्लेवरी चलती है, जीवन की कीमत नहीं है। और इसी दुनिया में हमारी कहानी शुरू होती है। मकोटो युकीमुरा, विनलैंड सागा के क्रिएटर, ने कुछ शानदार किया है। उन्होंने हिस्टोरिकल सेटिंग को सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं बनाया, बल्कि स्टोरी का एक एसेंशियल पार्ट बना दिया। वाइकिंग एज सिर्फ वो जगह नहीं जहां कहानी होती है, ये वो है जो कहानी है। ये एक ऐसी दुनिया है जो वायलेंस, स्ट्रेंथ और ब्रूटैलिटी को रिवॉर्ड करती है। और क्या होता है जब कोई चेंज करने की कोशिश करे? वायलेंस का नॉर्मलाइजेशन। विनलैंड सागा में जो पहली चीज नोटिस करते हो, वो है कि वायलेंस को कितना कैजुअल ट्रीट किया जाता है। सोल्जर्स इनोसेंट पीपल को बिना सोचे समझे मार डालते हैं। स्लेव लोग्स को डेथ तक काम कराया जाता है। बिट्रेयल का रिजल्ट डेथ है। कोई सेफ्टी नेट नहीं, कोई लीगल सिस्टम नहीं जो वीक को प्रोटेक्ट करे। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सीरीज के पूरे थीमेटिक कोर को सेट करता है। एक दुनिया में जहां वायलेंस सब कुछ का जवाब है, पीस चुनने के लिए क्या लगता है? फॉरगिवनेस के लिए, रिडेम्पशन के लिए, रिवेंज के बजाय। एनीमे आपको ये दिखाने में नहीं डरता कि ये दुनिया कितनी ब्रूटल है। ये आपको अनकंफोर्टेबल बनाता है। और ये अनकंफोर्टेबलनेस इंटेंशनल है। थोरफिन कौन है? आइए अपने प्रोटैगनिस्ट थोरफिन के बारे में बात करते हैं। जब हम पहली बार उससे मिलते हैं, वो हीरोइक नहीं है। वो नोबल नहीं है। वो एक चाइल्ड सोल्जर है, एक किलर जो बर्थ से ही ट्रेंड है, रिवेंज का इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए। उसका फादर, थोर्स, एक लीजेंडरी वाइकिंग वॉरियर था। इतना स्किल्ड, इतना फियर्ड, कि उसे ट्रोल ऑफ जॉम कहते थे। लेकिन थोर्स उस जीवन से दूर चला गया। वो एक फार्मर बन गया, एक क्वाइट विलेज में पीस खोजने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था वायलेंस। वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा वो बने जो वो था। लेकिन फिर एस्कलैड, एक क्यूनिंग वेल्श वॉर लीडर, थोर्स को मार डालता है और थोरफिन को स्लेव बनाता है। और उसी मोमेंट में थोरफिन की पूरी जिंदगी एक सिंगल पर्पज से डिफाइन हो जाती है, रिवेंज। रिवेंज का पॉइजन। यहीं पर विनलैंड सागा दूसरी रिवेंज स्टोरीज से अलग हो जाता है। ये थोरफिन के रिवेंज क्वेस्ट को ग्लोरीफाई नहीं करता। इसके बजाय ये आपको पेनफुली डिटेल में दिखाता है कि रिवेंज एक पर्सन को क्या करता है। थोरफिन एक घोस्ट बन जाता है, एक वेपन। उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं, सिर्फ टारगेट्स। उसके पास कोई फ्यूचर नहीं, सिर्फ द पास्ट। टेक्निकली वो लाइव कर रहा है, लेकिन वो लिविंग नहीं है। ऑब्सेशन उसे खा जाता है। ये उसे डिफाइन करता है। और सीरीज बार बार ये दिखाती है। दूसरे कैरेक्टर्स, ब्यॉर्न, कैन्यूथ, यहां तक कि एस्कलैड भी, वो थोरफिन को देख सकते हैं। वो क्या है? एक चाइल्ड जिसे ग्रो अप करने का मौका नहीं मिला, जिसे सिर्फ एग्जिस्ट करने का मौका नहीं मिला। वो सिर्फ रिवेंज इनकारनेट के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये पार्टिकुलरली जीनियस है, क्योंकि सीरीज कभी नहीं भूलने देती, थोरफिन की पेन रियल है। उसका लॉस रियल है। उसकी डिजायर फॉर जस्टिस अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन
और ये क्रूशियल है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं कि ये राइट पाथ है। विलेन आर्कीटाइप को सबवर्ट करना। मोस्ट स्टोरीज में विलेन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। वो ईविल है। वो ईविल चीजें करता है। हम उससे हेट करते हैं और हम चाहते हैं कि वो लॉज करे। एस्केलाड उससे अलग है। एस्केलाड कैरेक्टर राइटिंग का एक मास्टरपीस है। सरफेस लेवल पर वो एक रूथलेस वॉर लीडर है। वो मर्सी के बिना किल करता है। वो लोगों को मैनिपुलेट करता है आसानी से। वो विटी है, चार्मिंग है और इंटेलिजेंट है। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, हम जानते हैं कि एस्केलाड अपने खुद के पास्ट से हॉन्टेड है। उसके अपने वाउंड्स है, उसके अपने कारण है कि वो ऐसा क्यों है। स्पॉयलर्स दिए बिना, एस्केलाड ने थोरफिन के फादर को किल किया और कारण सिर्फ मेलिस नहीं है। वो कॉम्प्लेक्स है। वो एक मैन है जो एक ब्रूटल वर्ल्ड में सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, और वायलेंस जो वो कमिट करता है वो ग्रेचुइटस नहीं है। वो पर्पसफुल है, कैलकुलेटेड है और ट्रैजिक है। हंटर और हंटेड के बीच कनेक्शन जो रिमार्केबल है, वो है एस्केलाड और थोरफिन के बीच का रिलेशनशिप जो साल्स के ऊपर डेवलप होता है। एस्केलाड थोरफिन को अलाइव रखता है। ऐसा लगता है कि वो उसे अपने ही ट्विस्टेड तरीके से केयर भी करता है। और थोरफिन एस्केलाड के साथ ऑब्सेस्ड है। वो एक ऐसे तरीके से कनेक्टेड है जो सिर्फ एनेमीडम ट्रांसेंड करता है। एस्केलाड थोरफिन के पर्पज को रिप्रेजेंट करता है। एस्केलाड को किल करो और थोरफिन फाइनली फ्री हो जाएगा। एक्सेप्ट क्या ये वह जगह है जहां विनलैंड सागा अपने डीपेस्ट क्वेश्चंस पूछना शुरू करता है। अगर तुम रिवेंज अचीव करो तो क्या तुम सडेनली होल हो जाओ? क्या वाउंड्स हील हो जाए? या क्या तुम सिर्फ एक नया वाउंड ले सकते हो, उस वेट जो लाइफ को लेने का? द इम्पॉसिबल ड्रीम। थोरफिन के फादर थोर्स का एक ड्रीम था। उसे विनलैंड कहते थे, एक दूर पश्चिम की लैंड जहां पीपल पीस में रह सकें, वायलेंस के बिना, वॉर के बिना, उस ब्रूटैलिटी के बिना जो वाइकिंग एज को डिफाइन करती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि थोर्स नैव था, क्रेजी भी। कैसे ऐसी जगह एग्जिस्ट कर सकती है? एक वर्ल्ड में जहां माइट ही राइट है, पीस कैसे सरवाइव कर सकती है? लेकिन थोर्स को यकीन था कि ये पॉसिबल था। वो यकीन था कि ह्यूमंस कुछ बेटर चुन सकते हैं। और वह बिलीफ, वह होप, विनलैंड सागा का सेंट्रल पिलर बन जाती है। सीरीज सिर्फ वाइकिंग्स की कहानी नहीं है। ये पूछ रहा है, किसी जैसे थोरफिन को, वायलेंस में फॉर्ज्ड, किल करने के लिए ट्रेंड, हेट्रेड से डिफाइनर, पीस में बिलीव करने के लिए क्या लगेगा? एस्केलाड जैसे किसी सिनिकल, रूथलेस, प्रैग्मेटिक को अपने पाथ को क्वेश्चन करने के लिए क्या लगेगा? ये इजी क्वेश्चंस नहीं है। और सीरीज इजी आंसर्स नहीं देती। रिडेम्पशन बनाम रेजोल्यूशन। विनलैंड सागा के बारे में सबसे पावरफुल चीज ये है कि ये एक क्रिटिकल डिस्टिंक्शन समझता है। रिडेम्पशन रेजोल्यूशन के बराबर नहीं है। तुम उन चीजों को अनडू नहीं कर सकते जो तुमने की है। तुम उन पीपल को वापस नहीं ला सकते जिन्हें तुमने किल किया। तुम वो हार्म अनडू नहीं कर सकते जो तुमने किया। ये हार्श रियलिटी है जो विनलैंड सागा हमें फेस करने के लिए फोर्स करता है। लेकिन तुम कर सकते हो आगे जाकर डिफरेंट होने का चुनाव। तुम कर सकते हो अपने सिंस को एक्नॉलेज करो। तुम कर सकते हो रिडेम्पशन की ओर काम करो, पास्ट को इरेज करने के तरीके के रूप में नहीं, बल्कि फ्यूचर को ऑनर करने के तरीके के रूप में। ये है वह जो सीजन 2 को इतना ब्रीथ टेकिंग बनाता है। क्योंकि ये थोरफिन को, ये ब्रोकन, रिवेंजफुल, हॉलो शेल लेता है और पूछता है, क्या अगर तुम अपने पास से भागना बंद करो और एक डिफरेंट फ्यूचर बिल्ड करना शुरू करो? थोरफिन का ब्रेकिंग पॉइंट। मेजर स्पॉयलर्स के बिना, सीजन 2 थोरफिन को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां वो कभी नहीं गया, पावरलेस। उसकी पूरी जिंदगी के लिए वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्किल, अपनी एबिलिटी से डिफाइनर था सर्वाइव करने और फाइट करने की।
और फिर ये ले लिया जाता है। एक मैन क्या बन जाता है जब वह चीज जो उसे डिफाइन करती थी चली जाती है? कोई कैसे पर्पज खोजता है जब रिवेंज पॉसिबल नहीं रहता? ये क्रूसिबल है जिसमें सीजन 2 थोरफिन को डालता है। और इसी वल्नरेबिलिटी में हम देखते हैं उसके कैरेक्टर आर्क की रियल बिगिनिंग। क्योंकि सिर्फ जब तुम ब्रोकन होते हो तभी तुम एक्चुअली हील करना शुरू कर सकते हो। द फार्म और द रिडेम्पशन आर्क। स्पेसिफिक्स को स्पॉइल किए बिना थोरफिन का जर्नी उसे एक सिंपल ऑनेस्ट वर्क की जगह ले जाता है। और उस सिंप्लिसिटी में वो समझने लगता है कि उसका फादर क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था। पीस एक चीज नहीं है जिसे तुम कॉन्कर करते हो। पीस एक चीज है जिसे तुम बिल्ड करते हो, एक दिन, एक चुनाव, एक एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक समय में। सीरीज दिखाती है थोरफिन को सीखते हुए फॉरगिवनेस देना, सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को। सीखना कि वह पर्सन वह जो था, द किलर, द स्लेव, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिवेंज, यह डिफाइन नहीं करता है कि वो कौन बन सकता है। लेकिन ये एक क्लीन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये मेसी है, कॉम्प्लिकेटेड है और पेनफुल है। वो अपने पास्ट का वेट कैरी करता है। ये नहीं जाता, लेकिन वो इसे डिफरेंटली कैरी करने का चुनाव करता है। एंटरटेनमेंट से बिहाइंड। विनलैंड सागा सिर्फ ग्रेट एनिमे नहीं है। ये एक मेडिटेशन है वायलेंस पर, रिवेंज पर, रिडेम्पशन पर और ह्यूमन बीइंग होने का मीनिंग उस वर्ल्ड में जो आपको इनह्यूमनिटी की ओर धकेलता है। हम एक ऐसी वर्ल्ड में रहते हैं जहां रिवेंज नैरेटिव सब जगह है। मूवीज, शोज, गेम्स, वो हीरोज से भरे होते हैं जो बैक स्ट्राइक करते हैं उन्हें जिन्होंने गलत किया। हम कंडीशन्ड है रिवेंज के लिए, चीयर करने के लिए। ये फील जस्ट है, ये फील राइट है। विनलैंड सागा कहता है, हाँ, मैं समझता हूं तुम क्यों ऐसा फील कर रहे हो। मैं समझता हूं तुम रिवेंज क्यों चाहते हो। लेकिन देखो, देखो कि ये तुम्हें क्या करता है। देखो इसकी क्या कीमत है। यूनिवर्सल थीम्स इन अ हिस्टोरिकल सेटिंग। इसे वाइकिंग एज में सेट करने की जीनियस ये है कि हिस्टोरिकल स्पेसिफिसिटी एक्चुअली थीम्स को और यूनिवर्सल बना देती है। ये मॉडर्न पॉलिटिक्स या कॉन्टेम्पररी कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में नहीं है। ये स्ट्रिप्ड डाउन है रॉ ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए, ट्रॉमा, ग्रीफ, हेट्रेड और ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी। और इसके कारण स्टोरी रेजोनेट करती है जहां से भी तुम हो या तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। तुम सीख सकते हो अपने आप को थोरफिन की पेन में। तुम समझ सकते हो क्यों एस्कलैड वो करता है जो करता है। तुम फील कर सकते हो थोर्स के इम्पॉसिबल ड्रीम का वेट। सीरीज हमसे पूछती है अपने खुद के रिलेशनशिप्स के बारे में सोचने के लिए वायलेंस, जस्टिस और रिवेंज के साथ। और ये करती है प्रीचिंग के जरिए नहीं, बल्कि ब्यूटीफुल, कॉम्प्लेक्स, कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग के जरिए। एनिमेशन एज कैरेक्टर। विनलैंड सागा के बारे में बात किए बिना हम आगे नहीं जा सकते कि कितने ब्रिलियंटली ये एनिमेटेड है। कैरेक्टर डिजाइन स्पेसिफिक है और डिटेल्ड है। एनवायरनमेंट्स लश है और एटमॉस्फेरिक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एनिमेशन कैसे इमोशन और साइकोलॉजिकल स्टेट्स को कन्वे करता है। थोरफिन की आइज को देखो पूरी सीरीज में। फर्स्ट सीजन में वो एम्प्टी है, उस किसी की आइज जो डेड है अंदर से, लाइफ के मोशन से गुजर रहा है। सीजन 2 में जैसे वो हील करने लगता है, उसकी आइज में लाइट रिटर्न होती है, ह्यूमनिटी रिटर्न होती है। ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये इंटेंशनल क्राफ्ट्समैनशिप है जिसे डिजाइन किया गया है तुम्हें फील करने के लिए कैरेक्टर की इंटरनल स्टेट। द साइलेंस स्पीक्स। विनलैंड सागा साइलेंस की पावर को भी अंडरस्टैंड करता है। देयर आर मोमेंट्स जहां नो म्यूजिक है, नो डायलॉग है, सिर्फ विंड की साउंड, फुटस्टेप्स या ब्रीदिंग। इन मोमेंट्स में स्टोरी का वेट तुम पर सेटल हो जाता है। तुम फोर्स्ड हो सिट करने के लिए उसके साथ। ये अपोजिट है कैसे कई एनिमे अपनी पेसिंग अप्रोच करते हैं।
हर मोमेंट को फिल करने की बजाय एक्शन या डायलॉग से, विनलैंड सागा आपको ट्रस्ट करता है, सीन के इमोशनल ट्रुथ के साथ सिट करने के लिए। द म्यूजिकल स्कोर, जब ये आती है, हॉन्टिंग है और ब्यूटीफुल। ये मैनिपुलेटिव नहीं है। ये यू को डोंट ट्राई करता है, कैसे फील करो। ये द इमोशन लैंडस्केप प्रोवाइड करता है और यू को नेविगेट करने देता है, सिर्फ अ गुड स्टोरी नहीं, लेकिन नेसेसरी वन। There are many good anime. There are many good stories about Vikings, about revenge, about war. लेकिन विनलैंड सागा समथिंग डिफरेंट है। It is story that needs to exist. In an entertainment landscape saturated with power fantasies and revenge narratives, Vinland Saga says, what if there is something better? What if the real strength is choosing not to fight? What if the real victory is becoming the person your worst enemy never could be? This is not a message most mainstream entertainment delivers. And it's a message we desperately need. The source material advantage. It's worth noting that Vinland Saga is adapted from a manga by Makoto Yukimura. The anime adaptations, particularly Season 2, have done an extraordinary job of remaining faithful to the source while also making smart decisions about pacing and presentation for the medium. The manga itself is a masterpiece, and the anime adaptations respect that while also elevating it with animation and music. This is adaptation done right. Vinland Saga एक स्टोरी है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। It's about what it takes to change जब everything in you wants to stay the same. It's about finding peace in violent world. It's about choosing redemption over revenge, even when revenge would be easier. And it's story that trusts you to think deeply about these themes. It doesn't give you easy answers. It doesn't tell you what to believe. It shows you broken people trying to find their way. And it asks, could you do the same? If you haven't watched Vinland Saga yet, I genuinely believe you should. Not just because it's beautifully made, though it is, but because it's story that will stay with you. It will change how you think about violence, about justice, about forgiveness, and about what it means to be human. Vinland Saga is peak storytelling. And that's not hype. That's fact. If you enjoyed this deep dive, please like, subscribe, and let me know in the comments. What's your favorite moment from Vinland Saga? What does the series mean to you? Thanks for watching, and I'll see you in the next one.